मुफ्ती मौलाना मौलवियों को पीएफआई जैसे संगठन का विरोध करना चाहिए और सड़कों पर उसके विरोध में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी है। और मुझे हैरत हुई कि ये इतने अरसे से काम कर रहा है और काम करने के बाद में इसका काम जो है, मैं तो ये अफसोस कर रहा हूँ इस बात का कि इनका काम सकारात्मक होना चाहिए था, ये नकारात्मक कैसे हुआ। 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मॉड्यूल पाया जाना उस पीएफआई के पास के 2 आतंकियों से, यह सोच विचार कहाँ से आता है? पहली बात तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि जो लोग ये बात करते हैं ये समाज को भरमा रहे हैं। जिसने भी ये किया है, अगर वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हिंदू और मुसलमान की क्या बात आ गई? कुछ लोग जो हैं ये इसका एक बेनिफिट उठाने के लिए वो हिंदू और मुसलमान करते हैं, जैसे पीएफआई। तो क्या मान लिया जाए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई को नेस्तनाबूद करने का एक्शन प्लान बना लिया है? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती समून काज़मी साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। पीएफआई पर शिकंजा कसना क्यों जरूरी है? देखिए, पीएफआई नहीं, जो भी ऐसे संगठन हों जो विघटनकारी कार्य काम कर रहे हों, उन पर शिकंजा कसना ही चाहिए और उन्हें डिसिप्लिन में रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर सबको आज़ादी है, स्वतंत्र हैं अपना संगठन बनाने के लिए, मगर वो संगठन देश के अंदर पॉजिटिव काम करे। अगर वो नेगेटिव काम करेंगे तो उन पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और वैधानिक कार्रवाई अति आवश्यक है। लेकिन बात करें 2024 में ही क्यों इतने लंबे समय से पीएफआई का बार बार गतिविधियों में, गलत गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाना, आतंकी संगठनों से हाथ उनका पाया जाना, या फिर जो फंडिंग होती है, विदेशी फंडिंग होती है, उसमें भी उनका हाथ पाया जाना, लेकिन इतने समय बाद ही सरकार क्यों जागी? नहीं, देखिए, सरकार के जो फैसले होते हैं वो बहुत बड़े सोच समझ के होते हैं। वो किसी एक हाथ में नहीं होता है। वो सरकार का अलग अलग उसके जो है वो हिस्से होते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव है और आपका एक हमारे डिप्लोमेट होते हैं, तो वो बहुत सोच समझ के फैसले लेते हैं। और एजेंसियां भी जब कोई कार्रवाई करती हैं तो उनके सामने ये कि अगर वो किसी ऐसी कोई कार्रवाई ऐसी जल्दी में कर देंगे तो वो कोर्ट में जाकर रिजेक्ट हो जाएंगे और कोर्ट की फिर फटकार पड़ेगी। तो इसलिए एजेंसियां, आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जो सीबीआई जो पिछली कांग्रेस के दौर में कई बार जो है वो कई मुद्दों पर उन्हें जो है वो कोर्ट से बहुत ही सख्त अल्फाज सुनने पड़े। तो इसलिए एजेंसियां इसका ध्यान रखती हैं कि वो जब तथ्य उनके पास, सबूत उनके पास आ जाएं, तभी वो कार्रवाई करती हैं। तो अगर ये आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसे समझता हूँ कि ये तो एक रूटीन की कार्रवाई है। इसका 2024 से क्या लेना देना? 2024 जब आएगा, अभी तो 2 साल हैं 2024 में, और 2024 जब आएगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, मैं बीजेपी के और अन्य पार्टियों के, वो सब अपने काम में लग जाएंगी और वो पब्लिक जिसे वोट देगी वो उसके हाथ में सत्ता आएगी। लेकिन पीएम मोदी पीएफआई के लिए दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि जो ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया वो ये कि 2022 में ही जो चल रहा है, इसी में पटना रैली में जो हुई थी उसमें मोदी को मारने का प्लान था, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। आखिर पीएफआई के दुश्मन कैसे बने मोदी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि यही उनका मैं समझता हूँ ये डाउनफॉल होगा अगर ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी भी देशवासी को, आप प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो एक बड़ी चीज़ होता है, अगर कोई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई संगठन ऐसा षड्यंत्र करेगा तो ये उसी के लिए घातक होगा। और क्यों ऐसा करना चाहिए? मैं एक बात ये कहता हूँ कि आपका जो, अगर कोई नरेंद्र मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री के अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए, आप आगे आइए, आप ऐसा काम करिए कि लोगों के दिलों को जीतिए। अब ये क्या बात है कि भाई पहले हम अपना जो विरोधी है उसे हम पहले ख़त्म कर दें और उसके साथ में उसकी जान ले लें और फिर हम जो है हमारे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या जो रचनात्मक कार्य करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें अपने कार्यों के ऊपर भरोसा होना चाहिए, न कि अलगाववाद पैदा करके वो अपने आप को मजबूत करें। ये गलत बात है।
अगर बात करें कल की कि जब आरएसएस के दफ्तर पर हमला किया जाता है, पीएफआई के कार्यकर्ता हमला करते हैं, भाजपा के कार्यालय को निशाना बनाया जाता है, बसों में तोड़फोड़ की जाती है, हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं, अगर पीएफआई पर शिकंजा कसा जाता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो कि कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं पीएफआई का, वो रोड पर आकर के उग्र प्रदर्शन करते हैं। अब एक बात बताएं, एज ए प्रोटेस्टर के हम बहुत बड़े प्रोटेस्टर हैं, हमने प्रोटेस्ट किया और 2010 से वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, 3 साल चला, 2012 में आके ख़त्म हुआ। यानी मैं अन्ना मोमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं अन्ना मोमेंट की उस कोर कमेटी के अंदर जो मैं पहला व्यक्ति था कि जो सारे ही लोग जो नॉन वायलेंस की यानी वायलेंस के फेवर में नहीं होते थे, और हमने नॉन वायलेंस होकर के पूरा आंदोलन चलाया। और आपने देखा कि जो उस वक्त लोकपाल की लड़ाई शुरू हुई तो सरकार ने 5 दिन के अंदर ही घुटने टेक दिए थे, जब मनमोहन की सरकार थी। और उसी वक्त जो है उन्होंने एक राजपत्र जो होता है वो जारी किया, और ड्राफ्टिंग कमेटी में आधे उनके लोग थे, आधे हमारे लोग थे, यानी कोर कमेटी के हमारे लोग थे जो अन्ना मोमेंट के थे। और हमने उस आंदोलन को इस तरह से किया कि दुनिया में वो एक मिसाल बनी कि जब तक वो आंदोलन रहा बिल्कुल यानी अदम तशद्दुद जिसे कहते हैं, शांतिपूर्वक, यानी कहीं भी कोई छोटा सा वायलेंस भी नहीं हुआ। उसके बाद जब वो पार्टी बनी, यानी अरविंद केजरीवाल की हरकतों से वो असमय ख़त्म हो गया, तो नतीजा ये हुआ कि वो वायलेंस में बदल गया क्योंकि पार्टी बन गई। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अगर प्रोटेस्ट करना आपका मौलिक अधिकार है, जमहूरियत में आपका मौलिक अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मगर वो प्रोटेस्ट जो है उसकी मर्यादा में रहें। आप मर्यादा ये है कि आप अपना एहतजाज, यानी आपने जो है वहाँ अपने एजिटेशन किया और आपने अपना वो दर्ज करा दिया। भाई हमें आपने शिकायत दर्ज करा दी, वो सांकेतिक ही तो होता है। भाई धरना प्रदर्शन लोकतंत्र के अंदर सांकेतिक होता है, ना कि वो लड़ाई करने के लिए होता है। अगर आप लड़ाई करेंगे तो फिर हमारी फोर्स काम करेगी। तो ये आप राष्ट्रीय संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएं, आप तोड़फोड़ करें, उग्र प्रदर्शन करें, ये इस प्रोटेस्ट की लोकतंत्र में भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं एज ए प्रोटेस्टर के हमने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, उसमें हमने अदम तशद्दुद, शांतिपूर्वक सारे मुद्दे रखे और वो सब हल हुए। वो इत्तिफाक, ये अलग बात है कि हमारे साथियों ने उसे लालच का शिकार हो गए और राजनीतिक तौर से उन्होंने एक पार्टी बना ली, वरना लोकपाल भी अब तक आ चुका होता। और अब हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हमारे अन्ना की ये ख्वाहिश है कि उनके परलोक जाने से पहले अगर वो हमारा लोकपाल दे देंगे तो हम बड़े आभारी रहेंगे, और वो लोकपाल आएगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका वही संदर्भ में ले रहा हूँ कि देखिए, जो भी जिसने भी ये किया है, अगर वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। देखिए, एक और बात है, जैसे ही जब पीएफआई का नाम आता है तो एक नाम ध्यान में आता है, सिमी, जो कि संगठन बना था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही वो बना था, जहाँ से एक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, विश्व का जाना पहचाना एक शैक्षणिक केंद्र है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यह कौन से देश की एकता के लिए संगठन बनाया गया? सिमी को ख़त्म किया गया, उसके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको गिरफ्तार किया गया, वही सेम क्रम अब पीएफआई के साथ। मैं यही तो बात आपसे, मैंने अभी पहले प्रोग्राम में भी आपसे ये कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है बिल्कुल। मैं इस पे बड़ा मुझे कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कि भाई एक लोकतांत्रिक देश हमारे पास है, हम लोकतांत्रिक देश से और अपनी यानी जो पॉजिटिव सोच से, हम सकारात्मक नज़रिए से अगर आगे बढ़ेंगे तो आप सबको आगे जाने का अधिकार है, सबको आपको जो है वो अपने आप को जो है वो सेवा करने का हक़ है, आपको राजनीति करने का भी हक़ है। मगर भाई ये रास्ता जो आप चुन रहे हैं ये बहुत गलत है, ये लोकतंत्र की रूह के ख़िलाफ़ है। आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए
अपने आप को आप आगे लाइए। ये अगर आप तशद्दुद की बात करेंगे, आप एक कम्युनिटी विशेष की बात करेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। हम तो सब एक ही ईश्वर के तो संतान हैं और एक मुल्क के रहने वाले। जब हम कभी विदेश के लोग जो हैं, मेरा तो खैर जाना नहीं हुआ, मगर मैं आपको ये बताऊं कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। तो हम हिंदू और मुसलमान नहीं, ये हिंदू और मुसलमान की क्या बात आ गई। कुछ लोग जो हैं ये इसका एक बेनिफिट उठाने के लिए वो हिंदू और मुसलमान करते हैं, जैसे पीएफआई। भाई आपको इन जनरल बात करनी चाहिए। आप क्या मतलब, आपका आप एक मोदी, और मोदी जी भी तो यार वो हैं जो किसी वो भी हमारे जैसे समाज में से निकल के आए हैं, वो किसी राजा के घर से थोड़ी निकल कर के आए हैं। आज ऊपर वाले ने हमें स्वतंत्र बनाया और वो राजा जो हैं, जो राजघराने हैं, चंद एक को छोड़ दीजिए, हालांकि अभी भी तो बड़ी तादाद है, 403 503 के सदन में अभी ज़्यादातर राजघराने ही राज कर रहे हैं। ये तो मोदी जी आए हैं पहली बार। आज मैं समझता हूँ कि स्वामी रामदेव कहते हैं कि मैं अनपढ़ माँ बाप की औलाद हूँ, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई मेरे परिवार में तो कोई बड़ा आदमी पैदा ही नहीं हुआ। तो ये जितने गरीब लोग हैं उन सबको हौसला मिल रहा है, हिम्मत हो रही है उन्हें कि हम भी आगे जा सकते हैं। मुर्मू के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने से हर महिला, हर पुरुष के अंदर जो कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखता है उसके अंदर ये बात पैदा हुई कि अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर की सेवा कर सकते हैं, मुर्मू जी कर सकती, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये चीज़ होती, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि ये तशद्दुद का रास्ता अपनाएं। लेकिन आखिरी सवाल ये बनता है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मॉड्यूल पाया जाना उस पीएफआई के पास के 2 आतंकियों से, यह सोच विचार कहाँ से आता है? पहली बात तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि जो लोग ये बात करते हैं ये समाज को भरमा रहे हैं। इनके बस की, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग ऐसी बात करते हैं कि 2047 या 2027 या 2024 2029, ये बात सब जो है बड़ा हास्यास्पद लगती हैं। भाई देखिए एक बात आपको बताएं, इस वक्त तो ये देखिए कि देश उस तरफ जाना चाहिए कि जो अच्छे काम करे वो देश में राज करेगा। यानी सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं होगा, विकेंद्रीयकरण होगा। आज इस देश की सत्ता में लेकर के पंचायत राज से लेकर के और प्रधानमंत्री तक होता है। आप उन संस्थाओं को मजबूत करो, ना कि आप ये भ्रम पैदा करो। आप ये भ्रम कैसे पैदा कर रहे हैं, कैसे ये सब चीज़ें संभव हैं कि साहब आप जो हैं आप इस्लामिक देश बना देंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस्लामिक देश और हिंदू देश, ये क्या मतलब है इस चीज़ का? भाई हमारा तो इंसानों का देश है, हम भारतीयों का देश है, हम भारतीय हैं। आज मोहन भागवत जी ने जाकर के संदेश दे दिया। जो लोग ये बात करते थे, कट्टरवाद की बात करते थे, अलगाववाद की बात करते थे, कहने के नहीं, और वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हम मुसलमान और हिंदू हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। जब हमारा डीएनए एक है तो हमारी पूजा पद्धति तो अलग है, उसके अलावा और अलग है क्या? ज़रूरत तो हमारी सब एक है। और अगर आप इस्लामिक देश ऐसे बनाओगे कि जैसे इस्लामिक, कौन सा इस्लामिक देश ऐसा काम कर रहा है जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये इस्लाम के अनुसार चल रहे हैं? इस्लाम के अनुसार तो ये है, अगर इस्लाम की ये बात करें, कहाँ हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम ये कहता है कि किसी को यानी अपनी ज़बान से, अपने अमल से, अपने रहन सहन से किसी को तकलीफ़ ना दें आप। ये इस्लाम है, करुणा का नाम। जयपुर में ये हुआ, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का, और अभी तक वो जो है वो ज़िंदा है। कैसे ज़िंदा है? अब तक एक आदमी को मारने वाले इस सिस्टम में जो है अभी तक ज़िंदा है। उन्हें फास्ट ट्रैक करके, मैंने उस वक्त अपील की थी कि फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल करके और इन्हें अब तक फांसी देनी चाहिए थी, ताकि एक एग्जाम्पल सेट होता। तो समझ में नहीं आ रही बात कि ये लोग जो ये इस्लामिक जो है देश के हुक्मरान होंगे। ये किसे अधिकार दिया है इस चीज़ का, जब हमारे मालिक ने हमें स्वतंत्र पैदा किया है? मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मोहम्मद साहब के ज़माने में एक हज़रत उनके जो खलीफा थे, उनके ज़माने में गवर्नर थे मिस्र के। तो उनका जो घुड़सवारी होती है, तो उनका घोड़ा जो है, गवर्नर के बेटे का घोड़ा एक आम आदमी के घोड़े से आगे निकल गया। नहीं, आम आदमी का आगे निकल गया। तो उससे कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे घोड़े से आगे निकाला? तो जब वो शिकायत हज़रत उमर के यहाँ पहुँची, जो खलीफा थे, उन्होंने कहा भाई तुमने, हमारी माओ ने हमें आज़ाद जना है, तुमने कब से हमें गुलाम समझा? और उन्हें डिसॉल्व कर दिया उन्हें। अरे आप अपना किरदार तो बनाइए। आज मैं समझता हूं कि लोकतंत्र से आज हम अपने हिसाब अपना प्रधानमंत्री खुद ही तो बना रहे हैं हम। भाई हमारा एक वोट प्रधानमंत्री को बनाता है, सरकार को बनाता है और सरकार को गिराता है। एक ही वोट से सरकार बनती है और एक ही वोट से सरकार गिरती है। लेकिन इस्लाम को बदनाम करने वाले, अल्लाह को बदनाम करने वाले, मुसलमानों को बदनाम करने वाले लोगों का इलाज क्या है?
देखिए उनका इलाज ये है कि जो हमारे जो संगठन है ना, जो जो इस्लाम के नाम पे काम कर रहे हैं, वो दरअसल उन्होंने इस्लाम का नाम तो लिया है मगर वो इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। अमल ये है कि उन्हें जो एक शूरायत का निज़ाम होता है, जिसे शूरा बोलते हैं, यानी लोकतंत्र के अंदर एक कमेटी बने जो सबके मशवरे से चले, किसी एक से न चले। तो ये संगठनों को रचनात्मक कार्य करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो नई जनरेशन हमारी है वो अब स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही है। पहले तो उन्हें ये मौके नहीं मिलते थे, अब ज़रा शांति है, और शांति के बाद जो हमारे ये लोग आए हैं, मुख्य धारा से जुड़े हैं, मेरी उनसे ज़्यादा अपील है जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त आए हैं कि हम कोशिश भी करेंगे उन्हें उनके साथ संवाद करने का कि उन्हें रचनात्मक कार्य करके समाज में एक नई दशा और दिशा देनी चाहिए, ताकि ये जो संगठन हैं जो विघटनकारी कामों में लगे हुए हैं, ये इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ये नुकसान न पहुंचा सकें। इस्लाम शांति का, प्यार का मार्ग प्रशस्त करता है, वो आतंक का, अलगाव का, किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। आपको नहीं लगता कि बुद्धिजीवी मुसलमानों को, मुफ्ती, मौलाना, मौलवियों को पीएफआई जैसे संगठन का विरोध करना चाहिए और सड़कों पर उसके विरोध में आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये भी। और मैं तो, क्योंकि मैं पीएफआई के बारे में ज़्यादा मेरा कभी कोई मेरी रुचि नहीं रही, ना मैंने कभी किसी से मैं मिला हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता उनके बारे में। मगर मैं उनकी ये एक्टिविटी यही देखता हूँ कि यहाँ जैसे अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ, मुझे हैरत हुई कि ये इतने अरसे से काम कर रहा है और काम करने के बाद में इसका काम जो है, मैं तो ये अफसोस कर रहा हूँ इस बात का कि इनका काम सकारात्मक होना चाहिए था, ये नकारात्मक कैसे हुआ। तो इसलिए मेरा उन्हें भी ये सुझाव है कि भाई आप कम से कम मोहम्मद साहब की अगर आप अनुयायी हैं, उन्हें आप अपना पेशवा मानते हैं, तो उनका रास्ता तो इख्तियार करिए। उनका रास्ता तो शांति का था, भाईचारे का था। यानी जितना आप ये देखिए कि मोहम्मद साहब का जो ज़माना है वो बिल्कुल, अगर आप मैं क्योंकि ये बात कहूँगा ज़रा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ कि वो भी एक ऐसे घर के अंदर पैदा हुए कि ना कोई राजघराना था। यहाँ तक कि जब वो पैदा हुए तो यतीम थे, उनके बाप भी नहीं थे। उन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया, और वो विचार थे कि एक संगठन बनाया उन्होंने। उस संगठन को नौजवानों का जो संगठन था, उसका मेन कार्य ये था कि हम शोषण करने वाले का साथ नहीं देंगे, शोषित का साथ देंगे, यानी जालिम का साथ नहीं देंगे, मजलूम की मदद करेंगे। ये नौजवानों को, यानी आपने जब तक अभी नबी होने से पहले, जो पैगंबर होने से पहले, जो उनका जो ऐलान करने से पहले, उन्होंने नौजवानों में अपने बाल अवस्था के अंदर ये काम किया, यूथ अवस्था के अंदर, ये जब वो यूथ थे उस वक्त ये काम किया। तो ये काम जो है हमें करने चाहिए। हमें ये काम करने चाहिए कि जब हम यूथ हों तो हम यूथ को इसके ऊपर जमा करें कि देख भाई, हम जालिम का साथ नहीं देंगे, मजलूम की मदद करेंगे, यानी शोषित की मदद करेंगे, शोषण करने वाले की नहीं करेंगे। तो ये मोहम्मद साहब का रास्ता है। ये कैसे है कि भाई आपने जो है एक ऐसा आदमी कि आप जो हमारा प्रधानमंत्री भी है, जो अच्छे काम कर रहा है, किसी अमीर घर से नहीं आया है, हज़ारों करोड़ों नौजवानों का जो है वो प्रेरणा स्रोत है कि आज नौजवानों में आया कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति की साजिश करते हैं, ये तो बड़ी मतलब घोर निंदनीय है। इसके ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें मोहम्मद साहब के रास्ते को पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए कि उन्होंने जुल्म से निजात दिलाने के लिए जो रास्ते इख्तियार किए। यानी उस ज़माने के अंदर सबसे बड़ा जुल्म ये था कि औरतों को बिल्कुल अनादर उनका होता था, उन्हें बिल्कुल महिलाओं के साथ ये आलम था कि उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ नहीं था। उन्होंने आके उसको प्रथा को रोका, और रोकने के बाद रोका ही नहीं, जो समाज में उनके रचनात्मक कार्य हैं, जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो सबसे पहले मोहम्मद साहब का नाम आता है समाज सुधारने वाले लोगों में, और लिखने वाला मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है। इसी तरह से जब 10 नाम रह जाते हैं तो उन 10 में भी सबसे बड़ा नाम हज़रत मोहम्मद साहब का आता है, और वो लिखने वाला फिर भी नॉन मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है। क्यों? कि उनके कार्य ऐसे थे। हम लोगों ने, जो मुसलमानों का समाज है, उन्होंने तो मोहम्मद साहब को भी के कैरेक्टर को भी इन्होंने जो है वो धूमिल कर दिया।
तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं तमाम जितने मुसलमान हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आपको रचनात्मक कार्य ही करने चाहिए। ईश्वर अल्लाह इन्हीं चीज़ों को पसंद करता है कि इबादत बजुज़ खिदमत खल्क नेस्त, ईश्वर की इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती कि मानव सेवा की जाए।